हेलो बच्चों, वंस अगेन टू वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। हमने देखा था कि पिछले लेक्चर में हमने कैसे कैलकुलेट किया कि एक यूनिट सेल से कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एसोसिएटेड हैं। उसके बाद अब आज हम चलेंगे और आज हम सीखेंगे कि पैकिंग कैसे होती है, कितने तरह की होती है और पैकिंग के बारे में क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए। बच्चों, अगर पैकिंग की बात करें तो पैकिंग जो सॉलिड में होता है वो उसमें कई सारी चीज़ों को जानना काफ़ी ज़रूरी है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। पैकिंग इन सॉलिड आज हमें पढ़ना है। पैकिंग इन सॉलिड में सबसे पहली बात हम लोग कर लेते हैं कि ये कितने तरह की होती हैं। तो इट इज मेनली ऑफ 3 डिफरेंट टाइप। ये मेनली 3 अलग अलग तरीके की होती हैं। जैसे सबसे पहले पैकिंग की बात करें तो वन डायमेंशनल पैकिंग। तो पैकिंग में हम हमेशा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को एक स्फीयर से दिखाएंगे, यानी कि कोई भी सॉलिड जिस पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है उसको हम स्फीयर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन वन डायमेंशनल पैकिंग constituent particles are aligned in linear arrangement जो वन डायमेंशनल पैकिंग होता है बच्चों, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक लीनियर अरेंजमेंट में, एक स्ट्रेट लाइन, एक लीनियर अरेंजमेंट में मैनेज हुए होते हैं। कैसे मैनेज हुए होते हैं जरा देखिए। जैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ऐसे, तो दूसरा होगा ऐसा, तो तीसरा होगा ऐसा, जो चौथा होगा ऐसा, तो पांचवा होगा ऐसा, तो छठवां होगा ऐसा। यानी कि अगर आप देखेंगे तो हर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में अलाइंड है। अब जरा देखिए, यहाँ पर आप जब देखेंगे तो याद रखना कि हम लोग एक बात पढ़ते हैं जिसे बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि किसी एक पार्टिकल को डायरेक्टली जितने पार्टिकल टच कर रहे होंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। नंबर जब हम लोग निकालेंगे तो एक बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि जो साइड के पार्टिकल हैं कभी भी उनको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते वक्त कंसीडर नहीं करना है। अब अगर साइड के पार्टिकल को नहीं कंसीडर करना है, हमने किसी एक पार्टिकल की बात की, मान लो कि ये बीच वाले पार्टिकल की हम बात करते हैं, तो किसी भी एक पार्टिकल को डायरेक्टली जितने पार्टिकल टच करेंगे वही बेटा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो जरा देखिए कि जिसमें हमने रेड कलर से हैश का साइन बनाया उसमें जरा देखिए, एक पार्टिकल इस बगल से और एक पार्टिकल इस बगल से टच कर रहा है। यानी कि जब वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है बच्चों वो 2 हो जाता है। वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 2 हो जाता है। तो फिर से देख लीजिए कि वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या होता है। वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अलाइंड इन लीनियर अरेंजमेंट, और हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को एक स्फीयर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब हम 2D में स्फीयर बनाएंगे तो वो सर्कल जैसा ही दिखेगा। आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि ऊपर की तरफ से भी ऐसा 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 है। फिर अगला बात आया कोऑर्डिनेशन नंबर का। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब हमको निकालना होता है तो हम देखते हैं कि किसी एक पार्टिकल के डायरेक्ट संपर्क में, डायरेक्ट कांटेक्ट में कितने पार्टिकल हैं। तो हमने देखा कि किसी एक पार्टिकल के डायरेक्ट कांटेक्ट में 2 पार्टिकल हैं। अब याद रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते समय साइड के पार्टिकल्स को कंसीडर नहीं किया जा सकता है, तो इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल पैकिंग। एक चीज़ और देख लीजिए आप, अगर हम इसको देखें तो इसमें एक है लेंथ
और ये है उसकी हाइट कह सकते हैं, और सामने ऐसे होगा ब्रेथ h होगा, और सामने की तरफ होगा ऐसे ब्रेथ, ये जो ऊपर की तरफ उठा हुआ है। तो ब्रेथ हमको दिखेगा नहीं, बट हम एज्यूम करेंगे कैसे, सामने जब होगा स्फीयर तो जो हिस्सा सामने की तरफ है उसको ब्रेथ बोल दो, जो ऐसे उसको हाइट बोल दो, और ये पूरा क्या बोल दो, लेंथ। तो क्लोज पैकिंग के बाद अगर आप देखोगे तो जो लेंथ है वो बहुत 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 ज़्यादा है हाइट एंड ब्रेथ से। तो यानी कि जैसे कि लोहे की सरिया हो गई, एक लोहे की सरिया है, उसमें देखोगे तो जो लंबाई होगी वो उसकी ऊंचाई और चौड़ाई के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होगी। इन द कंपेयर ऑफ breadth and height, the length of any you can assume wire, or you can say about any rod, is much more greater than relative to height and breadth. तो इसमें ऐसे ही रहता है, यानी कि लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू हाइट एंड ब्रेथ। यहाँ से ख़त्म हो जाता है बच्चों वन डायमेंशनल पैकिंग। वन डायमेंशनल पैकिंग ख़त्म होने के बाद हम लोग बात करेंगे टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की। और टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कुछ बातें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। क्या, उन्हें मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या है, ज़रा देखिए। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, तो टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो ज़रा देखिए, ये दो तरीके का होता है। यानी कि टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इज़ मेनली ऑफ टू डिफरेंट टाइप। वो क्या हैं, ज़रा हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए। टू डायमेंशनल पैकिंग की अगर बच्चों बात की जाए तो ये एक तो होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और बच्चों टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में जो दूसरा होता है वो होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। टू डायमेंशनल पैकिंग में जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है वो कैसा होता है, जरा देखिएगा। दूसरे लाइन की बॉल्स means the constituent particles of the second line are just below the constituent particles of the first line. फर्स्ट लाइन के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये हैं, तो सेकेंड लाइन के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो फर्स्ट लाइन के सीधे क्या होंगे, नीचे होंगे। और जो थर्ड लाइन के गाइस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे दे आर just below the constituent particles of the third line, and so on. Means if you are talking for the fourth line, then all the constituent particles of fourth line are just below the constituent particles of the third line. तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्यों बोलते हैं, जरा देखो। अगर हम बीच से किसी एटम को कंसीडर करें तो हम पाएंगे कि इस एटम या इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को चार अलग अलग पार्टिकल्स बगल बगल से टच कर रहे हैं। अगर चार अलग अलग पार्टिकल्स बगल बगल से टच कर रहे हैं तो बच्चों ज़रा देखिए, इनका सेंटर मिलाने पर ए बी सी डी एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। इसीलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। यानी कि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो कई सारी बातें आ जाएंगी। पहला बात तो यही है कि constituent particles of second line are just below the constituent particle of first line। बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बहुत इजली इस बात को समझ सकते हैं कि जो सेकेंड लाइन के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो फर्स्ट लाइन के ठीक नीचे हैं। पॉइंट नंबर 2 की बात की जाए, हियर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, क्योंकि एक पार्टिकल को मैक्सिमम 4 पार्टिकल बगल बगल से टच कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 की बात की जाए, इफ ऑल 4 पार्टिकल्स, इफ सेंटर ऑफ ऑल 4 पार्टिकल्स, इफ
center of all four particles are all four particles, इसको कुछ नाम दे दो, m नाम दे दो. If center of all four particles which are in the direct contact of particle m are joined, then square is formed, that's why it is also known as स्क्वायर क्लोज पैकिंग. ध्यान से देख ले बेटा थर्ड पॉइंट को, कि अगर हम पार्टिकल m को डायरेक्ट छूने वाले चारों पार्टिकल के सेंटर को आपस में जोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि एक स्क्वायर फॉर्म होता है, इसीलिए इसका नाम स्क्वायर क्लोज पैकिंग पड़ा. अगर कोई बुद्धिमान आदमी इस लाइन को A बोलेगा तो ये भी A ही कहलाएगा और ये भी A ही कहलाएगा. अगर ये सब A कहलाएंगे तो हम लोग इसके नीचे वाला भी A कहलाएगा. तो हम लोग फोर्थ पॉइंट में बोल सकते हैं कि इट इज ऑल्सो known as a type of packing. It is also known as a type of packing. इसको बच्चों a टाइप ऑफ पैकिंग भी बोला जाता है. इतनी बातें बताने के बाद मैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाला हूँ. वो इम्पॉर्टेंट बात क्या है ज़रा देखो. मैं पैकिंग फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू एरिया निकालना चाहता. आप लोग पैकिंग फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम पढ़ते हैं बच्चों. अब मेरा टारगेट है पैकिंग फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू एरिया निकालना. किसका? स्क्वायर क्लोज पैकिंग का. तो ज़रा देखो, जब भी हम पैकिंग फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू एरिया निकालेंगे तो ज़रा देखिएगा कि इसको हम स्क्वायर, इस पूरे के पूरे स्फीयर को हमको सर्कल एज्यूम करना पड़ेगा. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम लोग चल रहे हैं निकालने पैकिंग फ्रैक्शन. बहुत ध्यान से एक एक बात देखना. पैकिंग फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू एरिया. आप जो पढ़ते हो वो विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम पढ़ते हो. पैकिंग फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू एरिया. जब हम पैकिंग फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू एरिया पढ़ेंगे बच्चों तो हमको किसी भी स्फीयर को क्या मानना पड़ेगा? हमको स्फीयर को मानना पड़ेगा सर्कल. तभी तो हम पैकिंग फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू एरिया निकालेंगे. यानी स्फीयर को क्या मानना पड़ेगा? सर्कल मानना पड़ेगा. यानी कि जो इसकी हाइट है वो नेग्लेक्ट की जाएगी. ठीक है, तभी हम स्फीयर को ये एज्यूम कर सकते हैं कि वो पूरी तरह से 2 डायमेंशन में है. क्यों ऐसा एज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, अगर इसको हम लोग लेंथ मान लें और इसको हम लोग ब्रेथ मान लें, इसको L मान लें, इसको B मान लें, तो जो हाइट है वो L और B के कंपेयर में काफ़ी कम है. जो इसका उभरा हुआ एरिया है वो L और B के कंपेयर में काफ़ी कम है. तो हम लोग लिख सकते हो रीज़न इसका क्या है कि H, जो कि मैं यहाँ दिखा नहीं सकता, समझा सकता हूँ. जो उभरा हुआ एरिया होगा किसी बॉल का वो वेरी 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 लेस देन L एंड B है. इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि स्फीयर को हम सर्कल एज्यूम कर सकते हैं. अगर एज्यूम करेंगे तो जब भी हम फ्रैक्शन निकालते हैं कोई, तो ज़रा देखो क्या करते हैं. जब भी हम पैकिंग फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू एरिया निकालेंगे तो हम लिखेंगे क्या? ज़रा देखो, इस बात को तुम ऐसे समझ सकते हो, थोड़ा समझा देता हूँ. मान लो मैं 100 रुपये लेकर के घर से चला था. रास्ते में कोई बचा और मुझसे रास्ते में कोई मिला और उसने मुझसे 50 रुपये छीन लिए. तो मेरे टोटल अमाउंट का कितना फ्रैक्शन छीन लिया? तो छीना गया अमाउंट डिवाइडेड बाई टोटल अमाउंट कर देना. तो 1/2, आधा फ्रैक्शन छीन लिया. अब जरा देखो, 100 रुपया लेके चला था तो इसका आधा फ्रैक्शन क्या होगा? 50. अब जरा देखो, छीना गया अमाउंट भी कितना है? 50 है. यानी कि कभी जब फ्रैक्शन निकालना हो
तो मैथमेटिक्स के इस कॉन्सेप्ट को याद रखना या समझ के रखना कि अमाउंट डिवाइडेड बाई टोटल अमाउंट। तो यहाँ हमको एरिया निकालना है, पैकिंग फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू एरिया। तो जरा देखो क्या हो जाएगा, पैक्ड एरिया, इस बात को समझने की कोशिश करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैक्ड एरिया डिवाइडेड बाई टोटल एरिया ऑफ ज्योमेट्री। अब जरा देखो तो इसमें दो ज्योमेट्री बन के तैयार हो रही है, एक तो जो आपने बना रखा है, दूसरा ये बन के तैयार हो रहा है। दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर लोगे तो वैल्यू सेम आएगी। चलो हम इसको एक बार इसको लेकर के कैलकुलेट कर देते हैं, एक बार इसको x, y, z और l बोल देते हैं। चलो तो ज़रा देखो, अगर हम एक बार कंसीडर करते हैं किसको, अगर हम एक बार कंसीडर करते हैं स्क्वायर ABCD को, तो ज़रा देखना क्या हो जाएगा। स्क्वायर ABCD को अगर एज्यूम करते हैं तो पैकिंग फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू एरिया क्या हो जाएगा, जरा देखो, पैक्ड एरिया। अब इस स्क्वायर में पैक्ड एरिया कितना है, जरा देखो, ये और एक पूरा का पूरा ये सर्कल जो है। अब जरा देखिए, अगर ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है और ये टोटल होता है 360, तो अगर टोटल होता है 360 और वो है 90 डिग्री, तो ये पूरे के पूरे सर्कल का 1/4 हिस्सा होगा इतना, क्योंकि 360 अपॉन 90 करोगे तो कितना मिल जाएगा, 4। यानी कि अगर ये वाला हिस्सा है तो ये 1/4 हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि टोटल कितना है 360, ये कितना है 90, तो 360 डिवाइड बाई 90 किया तो 4 आया। यानी कि 4 बार ऐसा करेंगे तो पूरा सर्कल बन जाएगा। यानी ये कितना हिस्सा, 1/4 हिस्सा है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। इफ दिस एंगल इज 90 देन दिस टोटल पार्ट इज द 1/4 ऑफ कंप्लीट सर्कल। तो हम लोग देख सकते हैं कि क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू एरिया ऑफ वन पार्टिकल। ये बड़ा सिंपल सा मेथड है। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 आम हैं, एक आम का वजन है 5 किलोग्राम। मैं पूछूं आपसे टोटल वजन कितना है, तो आप बोल दोगे 25 किलोग्राम। क्या किया आपने, जरा सोचिए, आपने लिखा नंबर ऑफ मैंगो इनटू मास ऑफ 1 मैंगो, इससे टोटल मास आ जाएगा। अब मेरे को टोटल पैक्ड एरिया चाहिए, तो पैकिंग कर कौन रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कर रहा है। अगर मेरे को नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मालूम चल जाए और साथ साथ मेरे को किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का एरिया मालूम चल जाए, तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इनटू एरिया ऑफ 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कर दूंगा, तो टोटल पैक्ड एरिया आ जाएगा। तो जरा देखिए, अब अपॉन एरिया ऑफ ज्योमेट्री, तो किसी स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर हो जाता है। साइड का स्क्वायर बोल दें तो कोई एक साइड ले लो, मैं CD ले लेता हूँ, CD का स्क्वायर बोल देता हूँ। अब आगे जरा देखना, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितना है, 1/4 1/4 1/4 1/4, यानी कि फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा है। चलो इसके आगे लिख देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। आगे चलेंगे जब, तो ज़रा देखिए यहाँ से आगे हमको बहुत कुछ मिलने वाला है बच्चों। ध्यान से आप लोग देखते जाइए और बातों को अच्छे से समझते जाइए। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करें हम लोग, इसके नीचे इसे लिख रहा हूँ तो कंफ्यूज मत हो जाना। पैकिंग फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू एरिया, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, टोटल ये 1 2 3 4 पार्टिकल हैं और पर पार्टिकल कितना मिल रहा है, 1/4, प्लस सेंटर वाला जो है वो पूरा का पूरा हमारे पास है। देख लीजिए, एक पार्टिकल से 1/4 आ रहा है, तो 4 से कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1/4 अपॉन, ये तो हो गया नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। और एरिया ऑफ 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, स्फीयर को सर्कल माने हो तो πr² हो जाएगा। अब ये नीचे आ जाना, CD का स्क्वायर जो तुम पता करोगे वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ये है हमारा, ये ऐसी स्थिति है। अगर हम लोग इसको देखें अच्छे से तो बहुत कुछ जान सकते हैं। कैसे, जरा देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो एक पार्टिकल सेंटर में है, बाकी ऐसे 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 ऐसे, यही सीन है वहाँ पे, बिल्कुल यही सीन है। अब जरा देखो बच्चों, अगर हम देखें तो ये टोटल डिस्टेंस r है, जहाँ पे r कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेडियस है, तो ये टोटल डिस्टेंस 2r हो जाएगा और ये भी डिस्टेंस r हो जाएगा। अगर मैं एक साइड को a मान ले रहा हूँ तो स्क्वायर है तो ये भी a हो जाएगा।
अब अगर हमें इतनी बात पता चल गई है तो हम a की वैल्यू r के टर्म में ले आ सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। ट्रायंगल ABC की अगर बात की जाए बच्चों तो r 2r r 4r का जो स्क्वायर होगा वो a का स्क्वायर प्लस a के स्क्वायर के बराबर होगा। ये 4 4 जा 16 r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। तो a स्क्वायर सीधे तौर पे मुझे यहाँ 8r स्क्वायर मिल जाएगा। अब जरा देखना, a इज द एज लेंथ या साइड की लंबाई है, तो a का स्क्वायर ही तो हमको चाहिए। cd का स्क्वायर मीन्स इट इज a का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा cd के स्क्वायर के, और ये बराबर होगा 8r के स्क्वायर के। ऐसा मैंने कैलकुलेट किया, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। दिस 1 + 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 2 हो गए, ये हो गया पाई आर स्क्वायर। अब हम इसका वैल्यू r के टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8r का स्क्वायर। तो पैकिंग फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू एरिया जो आएगा पाई और 2 4 r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, यानी पाई बाई कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 के आसपास आ जाएगा। ये 0.785 आएगा जब इसको आप सॉल्व करेंगे। तो अगर कोई कहे कि पैकिंग फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू एरिया मुझे परसेंटेज में चाहिए, तो ये लगभग 78.5% के आसपास आता है। किसके लिए? स्क्वायर क्लोज पैकिंग के लिए। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, जो पैकिंग फ्रैक्शन आप पढ़ते हो वो आप पढ़ते हो विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एरिया। इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट है, और जो भी चीज़ें डिफरेंट होती हैं वो इम्पॉर्टेंट भी होती हैं गाइस। अगर पैकिंग फ्रैक्शन मिल गया तो वॉइड फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, वॉइड फ्रैक्शन यानी खाली जगह कितनी बच रही है। तो वॉइड फ्रैक्शन जो है अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू एरिया परसेंटेज में चाहिए तो 100 - 78.5 कर देना, तो ये 0.579 हो जाएगा, यानी 0.579 और 21.5% के आसपास हो जाएगा वॉइड फ्रैक्शन। ये तो हो गया इस ज्योमेट्री को लेकर के ABCD। अब क्योंकि इस पूरे पैकिंग में 2 पॉसिबल ज्योमेट्रियाँ हैं, तो मैं दूसरी ज्योमेट्री को लेकर के भी सेम चीज़ को प्रूफ कर देता हूँ, जिससे आपके मन में किसी भी तरह का कोई संशय कभी के लिए ना बचे। बच्चों अगर हम लोग देखते हैं किसके बारे में, दूसरे स्क्वायर के बारे में, एक दूसरा स्क्वायर जो हमारे पास है जिसको अपन बोल सकते हैं क्या, x y z l, ये भी हमारा एक स्क्वायर ही है। अगर यहाँ पे हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू एरिया निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, पैक्ड एरिया, सेम प्रोसेस से चलेंगे, पैक्ड एरिया डिवाइडेड बाई टोटल एरिया ऑफ ज्योमेट्री। पैक्ड एरिया की बात करें तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल देख लो, 1/4 1/4 1/4 1/4, तो 1/4 × 4 इंटू एरिया ऑफ 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका साइड का स्क्वायर। साइड कितना हो जाएगा जरा देखो, क्योंकि ये डायरेक्ट टच में है तो अगर ये r है तो ये भी r होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी, अगर y और l की बात करें, a बोल दूँ तो a 2r के बराबर होगा। तो मैं यहाँ a का स्क्वायर अगर बोलूँ तो 2r का स्क्वायर पुट कर देता, तो ज़रा देखो फिर से π/4 ही आ जाएगा। तो π/4 पीछे भी आया था, अगर आप पिछला कैलकुलेशन देखेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू एरिया 0.785, और अगर पैकिंग फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू एरिया परसेंटेज में चाहिए तो 78.5% के आसपास आता है। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि इससे कुछ आपको सीखने को मिला होगा। हम अभी पैकिंग फ्रैक्शन को कर रहे हैं, जिसमें हम पैकिंग फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू एरिया कर रहे हैं, और हमने अभी 2 डायमेंशनल पैकिंग में सिर्फ और सिर्फ सारी बातें जो डिस्कस की है वो हमने डिस्कस किया है किसके बारे में, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में। अब बच्चों अगर हम आगे चलें तो अभी हमारे पास 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पूरी तरह से बचा हुआ है। तो देखिए ज़रा, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए भी हमें वही बातें कैलकुलेट करनी है जो हमने
2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग के लिए किया। तो जरा देखिए इसमें होता क्या है, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में बच्चों जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो सेकेंड लाइन का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फर्स्ट लाइन के ठीक नीचे ना आकर के जो ये डिप्रेशंस होते हैं इनके डिप्रेशंस में आ जाते हैं। और जब डिप्रेशंस में पार्टिकल आ जाएंगे तो ज़रा देखिएगा, थोड़ा भावनाओं पे काबू रखिएगा, अपना आर्ट थोड़ा कमज़ोर है, बट आर्ट कितना भी कमज़ोर हो विजुअलाइज सब कर दूंगा, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो। और जो थर्ड लेयर का पार्टिकल होता है वो ठीक फर्स्ट लेयर के नीचे होता है। थर्ड लाइन का जो लेयर ना बोल के लाइन बोल दो, थर्ड लाइन का जो पार्टिकल होता है वो ठीक फर्स्ट लाइन के नीचे होता है। ऐसी कुछ स्थिति होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। अब इसको हेक्सागोनल क्यों बोलते हैं, पहले रुके रहो। देखो हम बोलेंगे कि सेकेंड लाइन्स पार्टिकल are in the depression of first line, are in the depression of first line। पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे कि constituent particle of third line are just below the आगे आप सोच लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ फर्स्ट लाइन। जो पहली लाइन के पार्टिकल हैं, थर्ड लाइन के पार्टिकल ठीक उसके नीचे होते हैं। मेरे में थोड़ा आड़ा तिरछा भी हो गया होगा तो भावनाओं को समझते रहिएगा। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट को सीखना। यहाँ हम लोग कोई आर्ट की क्लास तो कर नहीं रहे हैं, हमको मेन चीज़ ये है कि हमें कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से तोड़ मरोड़ के अपने पास कर लेना है। अगर बच्चों हम लोग यहाँ देखें तो किसी एक पार्टिकल को अगर सेलेक्ट करते हैं तो बगल बगल से उसको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टच कर रहे हैं। यानी कि अब किसी एक पार्टिकल को डायरेक्टली जितने पार्टिकल टच करते हैं वही उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ कितना है, इट इज़ 6, 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों आगे अगर हम लोग चलें तो आगे खेल शुरू हो जाएगा और हम देखते हैं कि अगर इस लाइन को हम लोग ए बोलते हैं तो ये ए जैसा नहीं है तो बी हो जाएगा, और ये बिल्कुल ए जैसा ही है। तो इसीलिए इसको एक पॉइंट और बोल देता हूँ कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज ABC टाइप ऑफ पैकिंग। बच्चों इतनी बात होने के बाद अब आ जाइए हम लोग अपने काम पे जुट जाते हैं। नाउ हमारा टारगेट क्या है, अब हमारा टारगेट है पैकिंग फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू एरिया कैलकुलेट करना। अगर हम बात करें पैकिंग फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू एरिया तो आपको मालूम है कि स्फीयर को क्या मान लेना है, आपको सर्कल मान लेना है। क्यों मान लेना है स्फीयर को सर्कल, ये आपको पीछे के आर्टिकल में मैंने बताया। सेम रीज़न यहाँ भी आप दे सकते हो। अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू एरिया निकालें तो हमें निकालना पड़ेगा पैक्ड एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। अब अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं ABCDEF तो जरा देखो पैक्ड एरिया क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो जरा देखो हेक्सागोन में ये डिग्री होती 120, यानी अगर 360 डिवाइडेड बाय 120 करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि 1/3 हिस्सा दे रहा है एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अगर क्योंकि ये एंगल कितना है 120 और ये पूरा कितना है 360, तो ये जो हिस्सा होगा दिस इज द 1/3 ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो जरा देखिए टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट पैक्ड एरिया क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, ध्यान से देखना इसी चीज को सीख जाओ कभी नहीं फंसोगे, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इनटू
एरिया ऑफ इनटू एरिया ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल एरिया। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हम लोग कैसे निकालेंगे, इट इज़ वेरी ट्रिकी। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जरा देखो, इसकी वजह से 1/3, यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की वजह से 1/3 मिल रहा है। तो टोटल कितने पार्टिकल इन्वॉल्व हैं, 6, और प्लस एक बीच में भी तो है इसके, तो वो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितना हो गया ज्योमेट्री में, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया 1/3 इंटू 6 प्लस 1 और इंटू एरिया ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितना हो गया, πr²। अब एरिया ऑफ ज्योमेट्री जो है, टोटल एरिया यानी कि टोटल एरिया क्या है, एरिया टोटल एरिया ऑफ ज्योमेट्री ही ना, ज्योमेट्री मतलब क्या, हेक्सागोन ना, टोटल एरिया ऑफ ज्योमेट्री की बात करें यानी कि एरिया ऑफ हेक्सागोन। अब हेक्सागोन का एरिया भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम लोग थोड़ा मैथमेटिकल टूल का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, और आप इसको अच्छे से जानते भी होंगे, ऐसी कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम इसी हेक्सागोन को थोड़ा हट के बनाना चाहें तो ज़रा देखिए, अगर हम किसी हेक्सागोन को बनाते हैं एंड दिस हेक्सागोन इज़ रेगुलर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, meaning of regular hexagon is that all the sides of hexagon are equal। अब जरा देखो, अगर हम देखें तो इसको ऐसे और इसको ऐसे कर दें तो ये जो हेक्सागोन हमारा बटा हुआ है ये 1 2 3 4 5 6 अलग अलग ट्रायंगल में बटा हुआ है। अगर बच्चों हम इस ट्रायंगल को ABC को देखें तो ABC को देखें और यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री होगा। और क्योंकि ये देखो ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो ये भी R होगा और ये भी R होगा। ये जो एज है ये टोटल A है और ये एज A जो है ये इतना कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर के अगर इसको M पॉइंट बोल दूँ तो B से M तक का डिस्टेंस A/2 हो जाएगा। इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये टोटल A है तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। बच्चों अब यहाँ अगर हम लोग देखें तो किसी जो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ABM एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू हाइट, इसको h बोल देते हैं, और इंटू बेस यानी कि A/2 बोल देते हैं। अब अगर हम h की वैल्यू निकालना चाहें तो ज़रा देखो ये टोटल एंगल है 120 डिग्री, तो ये इतना कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब हमको बेस मालूम है और ये परपेंडिकुलर मालूम है, तो अगर हम लोग ट्रायंगल ABM में बच्चों क्या लगा दें, ट्रायंगल ABM में हम लोग लगा दें cos 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, बेस यानी कि A/2 अपॉन h। हम लोग जानते हैं cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप ज़रा मुझे बता दीजिए। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू हम लोग अगर निकालेंगे तो √3/2 के आसपास आएगी, √3/2, यानी कि जगह की कमी पड़ रही है, √3/2 और √3/2 आया ये, और ये हो गया A/2h। तो h कितना आ गया बच्चों, h आ जाएगा कि A/2 और ये ऊपर जाएगा तो 2/√3, ये इससे कट गया, यानी h की वैल्यू जो आ गई वो आ गई A/√3 के। आगे हम ट्रायंगल ABM में जाएं और हाइट पता करने की कोशिश करें तो देखिए ट्रायंगल ABM में जो tan 60 होगा बच्चों, वो tan 60 किसके बराबर हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, यानी कि h/A/2, और ये √3 के बराबर होता है, यानी कि √3A/2 के बराबर हो जाएगा h। तो जो ये एरिया आएगा ये कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू h की वैल्यू कितनी आ गई, √3A/2 और इंटू
a/2 आ गया। अब ज़रा देखें, इतनी बात अगर आपको पता आ गई तो इस एक ट्रायंगल का एरिया कितना आया, इतना आया, दिस। अब ज़रा आगे चलो, आगे के लिए मेरे को थोड़ा जगह की ज़रूरत चाहिए, जगह भी मैं क्रिएट कर देता हूँ। ज़रा आगे देखें बेटा, एरिया जो आया कितना आया, एरिया जो आया ट्रायंगल ABM का, वो बच्चों एरिया कितना आ गया, ध्यान से देखो ज़रा, 1/2 इंटू √3a² सीधे 8 ही लिख दो, इतना आ गया, √3a²/8। अब ज़रा देखो, अगर मुझे इस पूरे का चाहिए हो ABC का, तो एरिया जो ट्रायंगल ABC का जो एरिया होगा वो बच्चों कितना हो जाएगा, जस्ट इसका डबल हो जाएगा। तो इसका डबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करते ही √3a² हो जाएगा। अब जरा बताओ ऐसे कितने ट्रायंगल हैं ABC की तरह, ABC की तरह 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6, ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 ट्रायंगल हैं। तो जो एरिया ऑफ हेक्सागॉन होगा, जो एरिया ऑफ हेक्सागॉन होगा बच्चों, वो कितना हो जाएगा, वो 6 इंटू √3a² के बराबर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों में से एक है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में भी आया होगा कि किसी रेगुलर हेक्सागॉन का जो एरिया होता है वो 6√3a²/4, ये रटने की भी ज़रूरत नहीं है, ये स्क्रीन पे आपके सामने प्रूफ लिखा हुआ है। एक बार ज़रा मैं चेक कर लेता हूँ फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, एक सेकेंड, हाँ, इज़ अ वेरी फाइन। चलो अब बच्चों आगे चलते हैं, तो आगे हम अपना काम करते हैं, यानी कि अब जो हम यहाँ पर एरिया पुट करेंगे वो एरिया कितना पुट कर देंगे, 6√3a/4 इंटू a²। अब आगे चलो, आगे जब देखोगे पैकिंग फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू एरिया, तो बच्चों देखो पैकिंग फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू एरिया निकालोगे इसमें, तो क्या आ जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू एरिया निकालोगे तो ये देखो 3 2 जा 6, यानी कि 3 इंटू πr²/6√3/4। अब a की वैल्यू ज़रा देखो 2r के बराबर है, यानी कि जो a है वो 2r के बराबर है, ये सबको दिख रहा है, तो यहाँ पर 2r का स्क्वायर कर दो। फाइनली जब सब कुछ काटो पीटोगे तो पैकिंग फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू एरिया 0.966 आ जाएगा। और अगर पैकिंग फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू एरिया परसेंटेज चाहिए तो ये 96.6% आ जाएगा। यानी कि इसमें देखो ये खाली जगह हैं, ये देखो ये जो जगह है ये खाली है, कंफ्यूज मत होना, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है। तो टोटल एरिया का 96.6% एरिया तो पैक्ड है, तो खाली एरिया कितना हुआ, लिख सकता हूँ वाइड फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू एरिया 100 माइनस 96.6। अरे भाई टोटल कितना परसेंट होगा, 100%, तो 100% में से पैक्ड परसेंट सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वाइड परसेंट आ जाएगा कि नहीं, 0.4 कर दिया तो ये 3.4% एरिया जो है वो किसी हेक्सागोनल जो है पैकिंग में अगर वो 2 डायमेंशनल हो तो खाली रहता है, और 96.6% जो एरिया है बच्चों वो किसी हेक्सागोनल पैकिंग में क्या रहता है, भरा हुआ रहता है। उम्मीद करता हूँ कि मैं कुछ आपको सिखा पाया होऊंगा और आपके लिए कुछ फ़ायदा हो पाया होगा और आप इसको अच्छे से आगे के लिए होल्ड कर पाएंगे। यहाँ तक हमने देखा 2 डायमेंशनल पैकिंग के बारे में। अब धीरे धीरे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हो, कल तक पूरी तरह से न्यूमेरिकल तक पहुँच जाओगे। अब ज़रा देखो बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पर देखें और बात करें किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में कहते हैं कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर गिवन डायग्राम। हमें एक डायग्राम दिया है और इसमें हमसे कह रहा है कि बताओ टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हर डायग्राम्स के लिए बताओ। तो पहले डायग्राम ही बना देते हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, थोड़ा सा
इंटरेस्टिंग बनाएंगे, आप ध्यान से देखें। सॉरी, एक्सक्यूज मी बेटा। अब जरा देखो, यहाँ ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। हमको थोड़ी ज़्यादा बॉल चाहिए, क्योंकि हम जो डायग्राम बनाएंगे वो अपने मन मुताबिक, अपने इच्छा से क्वेश्चन को जिससे हम घुमा फिरा सकें। भावनाओं को कंट्रोल में रखिएगा। हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल पे फोकस रहेंगे। डायग्राम बहुत सुंदर बनने ये कोई बहुत ज़रूरी बात नहीं। और मेरा बचपन से यार आर्ट बहुत पुअर था, बट आर्ट पुअर हो सकता है, कॉन्सेप्ट पुअर नहीं होगा, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए पूरी तरीके से। देखिए, चलो एक लेयर और बना देते हैं गाइस, भर ही जाता है ये, बात ही ख़त्म हो जाए। अब हमने कई सारे डायग्राम सेलेक्ट कर लिए। जैसे मान लीजिए कि हमने एक डायग्राम बना लिया ऐसा, ये हो गया डायग्राम नंबर 1, और दूसरा हमने बना दिया ऐसा, ये हो गया हमारा डायग्राम नंबर 2। तीसरा बना दिया हमने कुछ ऐसा, ये हो गया हमारा डायग्राम नंबर 3 या 3, एंड द फोर्थ वन इज लाइक दिस। एंड गाइस, इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द अदर डायग्राम, तो और कुछ बना सकता हूँ क्या? और कुछ बना सकता हूँ तो उसे भी बना देता हूँ। एक डायग्राम हो गया ऐसा। दिस इज द डायग्राम नंबर 3, एंड दिस वन इज द डायग्राम नंबर 4, एंड दिस वन इज द डायग्राम नंबर 5। हमको पता लगाना है कि हर डायग्राम में कुल कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो चलो देखते हैं। बच्चों देखो, अगर ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल बिना किसी से पूछे तुम कह सकते हो कि 60 डिग्री होगा। और इक्विलैटरल क्यों है, बहुत आसानी से आप इसको देख करके जान सकते हैं। इक्विलैटरल में अगर हम इसकी बात करें तो ये एंगल टोटल कितना होगा, ये तो आप समझ सकते हो कि 60, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये एंगल 60 होगा और ये भी एंगल कितना हो जाएगा 60, और ये भी एंगल कितना हो जाएगा 60। बच्चों अगर ये एंगल 60 60 60 हो जाते हैं तो जरा बात को समझना। ये जो है वो कितना होगा, अगर हम डायग्राम नंबर 1 की बात करें, कैलकुलेशन यहाँ कर देते हैं, डायग्राम नंबर 1 की बात करते हैं, तो ये जो हिस्सा है ये कितना हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 60, यानी कि 1/6 हिस्सा है। अगर ये 1/6 है तो ये भी 1/6 ही होगा और ये भी 1/6 ही होगा, यानी कि 3 बॉल ऐसे हैं जिनमें पर बॉल हमें 1/6 पार्टिकल मिल रहे हैं। अब ये जरा देखो, ये तो बिल्कुल आधे हाथ से बटा हुआ है इस लाइन से, 1 2 3, ये भी आधा, 4 ये भी आधा, 5 ये भी आधा। 5 पार्टिकल ऐसे हैं जिनका हमें आधा हिस्सा मिल रहा है, 1/2, यानी 50% हिस्सा मिल रहा है। और बच्चों अगर हम देखें तो एक पार्टिकल सेंटर पे बिल्कुल है जिसको हमें पूरा का पूरा मिल रहा है हमारे डायग्राम के अंदर, और तो कुछ हमें नहीं दिखाई देता है। देखो ये अगर 60 डिग्री, ये 60 60, तो जरा देखो ये कितना हो जाएगा 1/6, ये 1/6, ये 1/6, क्योंकि ओवरऑल कितना है 360। तो 3 पार्टिकल हैं जो 1/6 दे रहे हैं, 5 पार्टिकल हैं जो आधा दे रहे हैं, और 1 पार्टिकल है जो पूरा का पूरा एसोसिएशन दिखा रहा है। तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 5/2 प्लस 1, ये 2 5 1 6 3 4 आ गया। यानी कि डायग्राम नंबर 1 में जो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं गाइस वो 4 है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डायग्राम नंबर 2, देन दिस एंगल इज अ राइट एंगल। इसको हर कोई जान सकता है।
अगर ये राइट एंगल है तो ये हिस्सा 1/4 होगा, और ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा। बाकी इनका दोनों का तो आधा ही आधा है, वो तो साफ साफ दिख रहा है कि बीच से बटे हुए हैं। तो डायग्राम नंबर 2 की बात करें तो 4 पार्टिकल हैं, 1 2 3 4, जो 1/4 हिस्सा अपना दे रहे हैं। तो 1/4 × 4 हो जाएगा। प्लस अगर मैं डायग्राम नंबर 2 में ही इन पार्टिकल्स की बात करूं तो देखो ये बिल्कुल आधे आधे से बटे हुए हैं, यानी 4 पार्टिकल ऐसे भी हैं जो अपना आधा हिस्सा शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ देखो ये कट गया, 1 4 और ये 1 हो गया, और ये 2 2 4, यानी कि डायग्राम नंबर 2 में टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो प्रेजेंट हैं वो कितने हैं बच्चों? वो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। चलो आओ हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ये यहाँ भी वही सीन है। ये जो होगा 60 डिग्री एंगल है अगर, तो कितना हो जाएगा? 1/6, यानी कि इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द डायग्राम नंबर 3 तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 पार्टिकल हैं जो कितना दे रहे हैं? 1/6 1/6 1/6, और एक पार्टिकल है जो कितना दे रहा है? आधा दे रहा है। यानी कि ये तो साफ साफ दिख रहा होगा गाइज ना, एक ही है जो आधा दे रहा है, यानी कि 1/2 एंड प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1। डायग्राम नंबर 3 में जो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एसोसिएटेड हैं वो कितने हैं? 1। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डायग्राम नंबर 5। ये देखो 120 डिग्री एंगल होता है, तो ये कितना हो गया? 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3। तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द डायग्राम नंबर 4। कहाँ गया भाई? डायग्राम नंबर 4 ये है। चलो पहले 4 की बात कर लेते हैं। डायग्राम नंबर 4 की बात करेंगे तो ये 90 90 90 90, यानी 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 इंटू 1/4 इंटू 4, ये 1 आ गया। और अगर हम बात करते हैं डायग्राम नंबर 5 की, तो डायग्राम नंबर 5 पे क्या स्थिति होगी जरा देखिए। इज़ वेरी सिंपल। डायग्राम नंबर 5 में जो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है वो 1/3 इंटू 6 प्लस 1 है, यानी कि 2 + 1 = 3। तो इस तरह से हम यहाँ इस क्वेश्चन को करके टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ कितना जुड़ा हुआ होता है उसके बारे में एक रफ आइडिया, एक ओवरव्यू आपको मिला होगा, और उम्मीद करता हूँ कि कुछ सीखने जैसा आपको मिला होगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है, बाकी चीज़ें हम लोग यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे कल। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।